Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss definition of contract. Basic concepts इसके discuss करेंगे. तो let's start. डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें दी हुई है सेक्शन 2H में. कॉन्ट्रैक्ट 1882 अगर आप वो खोल कर देखें तो उसमें जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2H में दी हुई है. क्या दिया हुआ है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये जो है ये दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है इम्प्लाइडली कि अगर एग्रीमेंट है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. दिस इसेंशियली इम्प्लाइज दैट नॉट एवरी एग्रीमेंट is a contract. There is a distinction between an agreement and a contract. यानी यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में. एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तब ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. फिर हमारे पास एग्रीमेंट की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2E में. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट. is agreement. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other. यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी promise या फिर कोई set of promises जो हैं वो एक दूसरे के लिए जो consideration बना रहे हैं उसको हम agreement कहते हैं. देखिए ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है और उस वो बन जाता है प्रॉमिस. और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाती है तो अब उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट. सिंपल, ये आपने चीज़ याद रखनी है. बाकी जो यहाँ पे दी हुई है बात वो ये है कि पहला उन्होंने कहा है कि एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, कि हर प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट है. और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. अब आपने ये बात समझनी है कि यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं चीज़ कि प्रॉमिस इटसेल्फ जो है वो भी क्या हो सकता है, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है. ठीक है ना. कंसिडरेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी हो सकती है और एक प्रॉमिस जो है वो खुद भी एक कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर सकता है. तो वो कहते हैं कि हर प्रॉमिस और चाहे सेट ऑफ प्रोमिसेस भी है, एक पार्टी ने प्रॉमिस किया, सामने वाली ने भी प्रॉमिस दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. और कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस इटसेल्फ कंसिडरेशन है. उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. सेक्शन 2B जो है उसमें प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है. और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन की बात आ जाती है तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है. थस अ प्रॉमिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ प्रपोजल ऑफर इज एक्सेप्टेड. कंसिक्वेंटली इन एब्सेंस ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस देयर इज नो प्रॉमिस. ठीक है ना. वैलिड ऑफर यहाँ पे कहने का मकसद है कि एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. यानी ऑफर के सारे एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए और एक्सेप्टेंस के भी सारे एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए. ऑफर के सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होती है. यानी जैसे आप दिल में रख के ऑफर नहीं बैठे, उसको वाकई में कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑफर. कहते हैं जी मैं ये चाहता हूँ कि आप मतलब कोई भी जो आपकी प्रपोजल है उसके लिए वो उसको आप कम्युनिकेट करें. ऑफर को ही प्रपोजल कहते हैं. तो उसको आप कम्युनिकेट करें तो उसको हम कहेंगे वैलिड ऑफर. ठीक है ना. और वैलिड एक्सेप्टेंस होती है कि उसने क्या है कोई काउंटर प्रपोजल नहीं दी, जो भी प्रपोजल थी उसको उसी मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट का या प्रॉमिस कर दिया या पेमेंट पे कर दी. ठीक है ना. तो ये क्या होगी? वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस. तो इसको हम कहेंगे कि ये बन गया प्रॉमिस. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रपोजल. प्रॉमिस हमने डिस्कस कर लिया है. प्रपोजल, प्रपोजल क्या है? सेक्शन 2A में इसकी डेफिनेशन दी हुई है. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. जब एक पर्सन जो है वो सिग्निफाई करता है दूसरे को अपनी विलिंगनेस, यानी वो जो चाहता है वो दूसरे को बताता है टू डू कि वो कोई काम करना चाहता है या फिर उससे रुकना चाहता है, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट. यानी वो चाहता है कि उसके लिए वो दूसरे की असेंट, मर्जी लेना चाहता है कि ठीक है ना, वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. यानी वो दूसरे की इजाज़त लेना चाह रहा है किसी काम के करने के लिए, किसी काम को ना करने के लिए. ठीक है. तो अगर वो इजाज़त दे देता है तो ये हो जाएगी क्या? एक्सेप्टेंस हो जाएगी. जो वो दे रहा है उसको ये ऑफर कर रहा है कि वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है दूसरे को, तो इसको हम कह रहे हैं प्रपोजल.
ये है प्रपोजल की पूरी डेफिनेशन। इसमें एसेंशियल्स क्या है प्रपोजल के? नंबर 1, 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, 2 पार्टीज चाहिए कम से कम। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ प्रपोजल टू हिमसेल्फ, पर्सन जो है वो अपने आप को प्रपोजल नहीं देगा। कम्युनिकेशन मस्ट टेक प्लेस, कम्युनिकेशन लाजमी होनी चाहिए, ये नहीं कि दिल में रख के बैठा है वो ऑफर अपनी। कम्युनिकेशन मस्ट बी विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी? वो यही होगी कि एक पार्टी चाह रही है कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, और दूसरे से वो इजाजत मांग रही है। Number 4, the purpose of communicating willingness is to obtain assent of the other party to such act or abstinence। और जो पर्पस है अपनी willingness को वो क्यों कम्युनिकेट कर रहा है पहली पार्टी? कि वो दूसरे बंदे की हाँ या ना लेना चाहता है, ठीक है ना, उसकी इजाजत लेना चाहता है, तो इसको हम कहेंगे प्रपोजल। What is acceptance? सेक्शन 2B में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एक्सेप्टेंस क्या है? When the person to whom proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब thereto का मतलब है कि वहीं पर, ठीक है ना, जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल दी गई थी वो वहीं पे कह देता है जी ठीक है, मुझे क्या है, ये आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मंजूर है, तो उसको हम कहेंगे कि प्रपोजल है एक्सेप्ट हो गई। इसमें अब ये आपने देखना है कि इसमें कोई काउंटर प्रपोजल वो नहीं दे रहा। ये नहीं कि अगर एक ने कहा है कि मैं तुम्हें ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ और अगला कहे नहीं मैं गाड़ी क्या है गाड़ी के साथ घोड़ा भी लूंगा, तो ठीक है ना, तो ये इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। ये है कि वो अपनी एक काउंटर प्रपोजल दे रहा है। वो कहता है मैं आपको 10 लाख में गाड़ी बेचना चाहता हूँ, वो कहता है नहीं मैं आपसे 5 लाख में गाड़ी लूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसेंशियल्स इसके क्या है? नंबर 1, ओनली द पर्सन टू होम प्रपोजल हैज बीन मेड कैन एक्सेप्ट, जिस पर्सन को प्रपोजल दी गई है वही एक्सेप्ट कर सकता है। देयर शुड बी कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर, एक्सेप्टर को भी चाहिए कि वो कम्युनिकेशन दे कि मैं ये आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, और कोई काउंटर प्रपोजल ना दे। नंबर 3, द कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑफ असेंट टू द प्रपोजल, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो प्रपोजल की असेंट में होनी चाहिए, यानी हाँ में होनी चाहिए, तभी एक्सेप्टेंस होगी ना। अब नहीं कह देगा तो एक्सेप्टेंस तो नहीं होगी। तो आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर जमशेद आस्क्ड मिस्टर दाऊद, आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹5 लाख, विल यू बाय इट? दिस इज द प्रपोजल बाय मिस्टर जमशेद टू मिस्टर दाऊद। अब ये जो आप देखा कि मिस्टर जमशेद जो है वो कहता है मैं 5 लाख में आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ मिस्टर दाऊद, क्या आप खरीदेंगे इसे? तो ये एक प्रपोजल है, ठीक है। अब मिस्टर दाऊद रिप्लाइज यस आई विल बाय, दिस इज एन एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टर दाऊद। अब वो कहता है जी हाँ मैं खरीदूंगा। अब ये उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। इसमें देख सकते हैं आपने उसने काउंटर प्रपोजल नहीं दी, उसने कहा ठीक है मुझे एक्सेप्ट है। अगर वो कहता नहीं मैं तो 2 लाख में खरीदूंगा, तो फिर ये थी काउंटर प्रपोजल, इसको हम फिर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, सेक्शन 2C इसमें डेफिनेशन दी हुई है प्रोमिजर और प्रोमिजी की। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजी, ठीक है। जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोमिजर, और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को उसको हम कहते हैं प्रोमिजी या फिर एक्सेप्टर, ठीक है। प्रोमिजर इज द पर्सन हु गिव्स अ प्रॉमिस एंड प्रोमिजी इज द पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉमिस एंड गिव्स कंसीडरेशन टू द प्रोमिसर, यानी वो एक्सेप्ट करेगा और जो भी उसकी प्रपोजल थी उसके मुताबिक उसको पैसे देगा, तो वो प्रोमिसर जो है वो ऑफर दे रहा है और प्रोमिसी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कंसिडरेशन दे रहा है। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। कंसिडरेशन क्या होती है हमारे पास? प्राइस ऑफ प्रॉमिस होती है। ये वेरिएबल चीज हो सकती है या फिर प्रॉमिस भी एज खुद भी है, एक्ट कर सकता है। कंसिडरेशन में आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ कि एक बंदा कहता है कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ 15 तारीख को, ठीक है ना। तो दूसरा बंदा कहता है ठीक है मैं अपनी कार आपको 15 तारीख को भेज दूंगा। तो इसमें क्या है? इसमें कोई पैसा तो नहीं दिए ना उन्होंने ऑफर भी की, उसने दूसरे ने एक्सेप्ट भी की। तो इसमें क्या है? दोनों का प्रॉमिस है। पहले ने कहा कि मैं 15 तारीख को आपका खरीदूंगा, दूसरे ने कहा ठीक है मैं आपको 15 तारीख को बेचूंगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस करें, और यहाँ पे प्रॉमिस इटसेल्फ क्या कर रहा है? कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रॉमिस इटसेल्फ भी कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे ही दिए हों। तो इस वैसे जो है हम कंसिडरेशन को कहते हैं कि इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। इसकी जो डेफिनेशन क्या है वो प्राइस ऑफ प्रॉमिस है, ठीक है। As per the Contract Act 1872 an agreement made without consideration is void, यानी अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है 1872 का जो एक्ट है, सॉरी ऊपर मैं शायद 1882 कह रही थी तो थोड़ी मुझसे गलती हो गई है। तो ये आपने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें क्या है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कि जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड होता है। तो कंसिडरेशन होना लाजमी है। ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? इसेंशियल एलिमेंट
एग्रीमेंट आप समझ लें, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एग्रीमेंट ही वाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सेक्शन 25 में ये दी हुई है बात, ठीक है। फिर है व्हाट इज कंसिडरेशन, सेक्शन 2D इसकी डेफिनेशन दे रहा है, मजीद इसको डिफाइन कर रहा है। व्हाट पहले तो हमने पढ़ा ना, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ प्रॉमिस। आगे अगर फर्दर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्ट, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस। मैंने आपको बताया प्रॉमिस इटसेल्फ क्या कर सकता है, कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर सकता है। एक्ट हो सकता है, एब्सटिनेंस हो सकता है और प्रॉमिस हो सकता है। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं कंसिडरेशन की, ठीक है ना। जब एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कहता है कि मैं ये काम करूंगा, उसको क्या कहेंगे हम, एक्ट। या फिर वो कहेगा मैं ये काम नहीं करूंगा, उसको कहेंगे एब्सटिनेंस। या फिर वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा, उसको कहेंगे प्रॉमिस। तो उससे वो जो है प्रॉमिसर वो दूसरे से इस चीज की इजाजत मांगता है कि वो क्या एक्ट, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस करे या ना करे। तो यहाँ पे अगर वो इजाजत दे देता तो वो तो हो जाएगी एक्सेप्टेंस, जो उसने अपनी सिग्निफाई कर दी ऑफर एक्ट करने के लिए, एब्सटिनेंस करने के लिए, या फिर प्रॉमिस कर रहा है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। और उस इटसेल्फ जो एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस है, इसको हम कहेंगे ये है कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये है वो चीज़ जिस पर क्या है पूरा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होने के बाद जो है वो बनेगा, प्रॉमिस बनेगा, फिर एग्रीमेंट बनेगा जिसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये चीज़ है वो कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिसेस कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है ना। जब वो किसी की डिजायर पर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन जो है वो रुक जाता है, प्रोमिसी जो है वो रुक जाता है, या फिर वो कुछ करता है और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या करता है कुछ या कुछ करने से रुक जाता है, या फिर वादा करता है कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, तो उस एक्ट, एब्सटेन्स और प्रॉमिस को कहते हैं हम कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंसिडरेशन के 3 फॉर्म्स हैं, एक्ट, एब्सटेन्स और प्रॉमिस। promise and set of promises explanation of an agreement, ठीक है। as per section 2E every promise is an agreement and every set of promises forming consideration for each other is an agreement, ठीक हो गया। ये चीज़ हम ऊपर पढ़ के आए हैं। let us examine this proposition with the help of an example। वो कहते हैं आइए इसको चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे एक promise is an agreement है और कैसे एक set of promises, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोमिस इटसेल्फ भी एक्ट कर सकता है एज अ कंसिडरेशन। तो वो कहते हैं कि आए हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। ए मेक स्टेटमेंट टू बी, ए जो है वो स्टेटमेंट देता है बी को, आई वॉन्ट टू सेल माई बाईसाइकिल फॉर रेस्ट 50,000, विल यू बाई इट, द प्राइस मस्ट बी पेड एट वंस, ठीक है ना। अब वो कहता है ए जो है बी को कह रहा है कि मैं अपनी बाईसाइकिल 50,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। अब प्राइस जो है ना उसने बता दी, अब वहां पे ही पे होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी वक्त अगर बी पे कर देता तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। बी रिप्लाइज यस आई विल बाय एंड इमीडिएटली पे 50,000 टू ए, ठीक है। वो बी कहता है जी हाँ मैं खरीदूंगा, ये हो गई एक्सेप्टेंस। और वो 50,000 पे कर देता है, वो कंसिडरेशन भी पे कर देता है, तो क्या हो गई, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई। ए स्टेटमेंट इज प्रपोजल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकॉज ही कम्युनिकेट्स हिज विलिंगनेस टू सेल हिज बाईसाइकिल विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ बी। बी इज रिप्लाइज इज एन एक्सेप्टेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। और बी का जो रिप्लाई है वो एक्सेप्टेंस है एज इट सिग्निफाइज असेंट टू द प्रपोजल। एज प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड थस एन एग्रीमेंट एज पर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। अब ये भी समझ लेते हैं एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। ये पहला पार्ट जो है वो उसको बता रहे हैं कि एवरी, हमने कहा था ना प्रोपोजिशन, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो पहला पार्ट वो लिख रहे हैं कि एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है, एज ए हैज गिवन अ प्रॉमिस टू बी, बी मस्ट पे प्राइस कंसिडरेशन ऑफ दैट प्रॉमिस टू ए, बी पेज 50,000 immediately which is the consideration
consideration for the promise of A as consideration has been paid immediately by B, it is called present or executed consideration। जो consideration जो है उसी वक्त उसने पे कर दी, ठीक है ना, B ने उसी वक्त 50,000 बाईस करके पे कर दिए, तो उसको हम कहेंगे present और executed consideration। In this example there is only one promise। इस एग्जाम्पल में कहते हैं जी एक ही प्रॉमिस हुआ है, ए ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया, एक ही प्रॉमिस बना है और उसने कंसिडरेशन पे कर दिया, ठीक है। तो एक प्रॉमिस बनाना, द प्रपोजल ऑफ ए हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉमिस एंड देयर इज नो प्रॉमिस फ्रॉम बी। बी ने कोई और प्रॉमिस नहीं किया, बी ने सिर्फ क्या किया, अमाउंट जो उसने प्रपोजल दी थी उसको एक्सेप्ट करके उसका प्रॉमिस बन गया और वहीं पे उन्होंने जब कंसिडरेशन दे दी तो एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इस एग्जांपल में सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ। दिस प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसी को प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट कह सकते हैं क्योंकि इसमें कंसिडरेशन आ गई ना, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो है 1872 के अंडर ये जो है ये प्रॉमिस एग्रीमेंट है। फिर है सेट ऑफ प्रोमिस। अब ये तो हमने समझ लिया कि एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट किस तरह होता है, ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई है कि एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। ये चीज़ आपको इस एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाई है कि जैसे जब उसने पे कर दिए तो उसको हमने क्या कहा कि ये प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन उसी वक्त उसने पे कर दी और इसमें एक ही प्रॉमिस था, तो हमने इसको कहा कि ये एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, हर प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट है। फिर है सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कि सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ए मेक्स अ स्टेटमेंट टू बी ऑन 28 सितंबर, आई वांट टू सेल माय कार टू यू ऑन 28 अक्टूबर एट अ प्राइस ऑफ रेस 1 मिलियन, द प्राइस इज टू बी पेड ऑन 15 अक्टूबर, विल यू बाय, ठीक है। अब ए जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है बी को, एक प्रपोजल दे रहा है बी को कि वो क्या है 28 सितंबर को क्या करेगा, 28 सितंबर को दे रहा है, वो बात वो कर रहा है किस डेट को, 28 सितंबर को, कि मैं अपनी तुम्हें कार बेचना चाहता हूँ और 28 अक्टूबर को बेचूंगा एट द प्राइस ऑफ 1 मिलियन, 10 लाख रुपए की कीमत पर मैं तुम्हें 28 अक्टूबर को अपनी कार बेचूंगा। द प्राइस इज टू बी पेड ऑन 15 अक्टूबर, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो पैसे हैं ना वो 15 अक्टूबर को देने हैं, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। अब बी रिप्लाइज आई विल बाय, आई विल पे 1 मिलियन ऑन 15 अक्टूबर, कहता है ठीक है मैं आपको 15 अक्टूबर को पैसे दे दूंगा, आप कार मुझे 28 अक्टूबर को दे देना, ठीक है। अब ए स्टेटमेंट इज अ प्रपोजल एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पे जो ए ने स्टेटमेंट दी है ना वो उसको हम प्रपोजल ही कहेंगे ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। जो बी ने रिप्लाई दिया उसको कहेंगे एक्सेप्टेंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। सिंस ए हैज मेड अ प्रॉमिस ही मस्ट गेट कंसिडरेशन फ्रॉम बी द एक्सेप्टर। अब ए ने जो प्रॉमिस किया है उसको चाहिए कि कोई कंसिडरेशन ले बी से, ठीक है ना, ही मस्ट गेट सम कंसिडरेशन फॉर द बी फ्रॉम बी द एक्सेप्टर, तभी एक्सेप्टेंस होगी ना, जब कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी तभी प्रॉमिस बनेगा ना। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसिडरेशन इन दिस केस एज बी हैज नॉट पेड द प्राइस ऑफ कार। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब ये जो प्रॉमिस बना है, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, दोनों ने, तो अब ये प्रॉमिस बना, तो अब इसमें कंसिडरेशन क्या है, तो इसमें तो कोई पैसे पे नहीं हुए, तो कंसिडरेशन क्या है, इटसेल्फ, प्रॉमिस इटसेल्फ इज अ कंसिडरेशन। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल देके बताया, जो प्रॉमिस है वो खुद भी कंसिडरेशन के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो इधर क्या कर रहा है, इधर प्रॉमिस इटसेल्फ, यहाँ पे सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, एक प्रॉमिस ए कर रहा है, दूसरा प्रॉमिस बी कर रहा है, तो 2 प्रॉमिसेस हो गए, तो इसको कहेंगे सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है ना। दोनों के प्रोमिसेस जो हैं वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉमिस फॉर्म हो रहा है। द आंसर इज दैट जो है उसमें वो क्या बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है। द आंसर इज दैट बी गिव्स अ प्रॉमिस टू पे अ कंसिडरेशन टू बी। द आंसर ये है कि बी जो है वो प्रॉमिस करता है कंसिडरेशन पे करने की, टू पे एज अ कंसिडरेशन टू, यानी दोनों के जो प्रोमिसेस है ना वो एज अ कंसिडरेशन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट का मतलब है कि सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, के प्रोमिसेस इटसेल्फ भी जो है वो एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं इन दिस केस बीज प्रोमिसेस कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस, देयर आर 2 प्रोमिसेस इन दिस ट्रांजैक्शन। नंबर 1 ए प्रॉमिस फ्रॉम प्रपोजर, एक प्रॉमिस जो है प्रपोजर की तरफ से, एज प्रॉमिस टू सेल हिज कार, वो क्या है कि ए जो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी कार बेचेगा, ये पहला प्रॉमिस हो गया। दूसरा क्या है, प्रॉमिस फ्रॉम द एक्सेप्टर साइड है, वो क्या है, बीज प्रॉमिस टू पे रेस 1 मिलियन और 15 के, वो जो कहता है कि मैं 15 अक्टूबर को तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये दूसरा प्रॉमिस हो गया। सिंस कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस इन दिस केस इट इज कॉल्ड फ्यूचर और
एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे अब कोई पैसे तो पे नहीं हो रहे ना, एक प्रॉमिस दे दिया गया है एक दूसरे को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन के अंडर। द प्रोमिसेस फ्रॉम बोथ पार्टीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और इस केस में जो दोनों पार्टीज हैं जो एक दूसरे को प्रॉमिस दे रही हैं, ए और बी, उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस दे रहे हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस में जब वही प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट कहते हैं। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाए तब हम उसे एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रपोजल होगी, एक्सेप्टेंस होगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, उस प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। उसमें जब कंसिडरेशन आ जाए तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं, और जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको स्प्रेड करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।